हेलो एवरीवन। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉबैक ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था और साथ ही साथ उससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से बॉन्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। इन सेंस मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर। ठीक है, उन्होंने स्यूडो इनर्ट गैस को पढ़ा था, उससे रिलेटेड पढ़ा था कि केटायन के साइज और एनायन के साइज क्या इफेक्ट डालते हैं। आज हम लोग आगे करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे जो क्वेश्चंस होते हैं जेई और जेई मेंस में और इससे प्रोबेबली नीट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। VSEPR थ्योरी, इसको हम लोग वेस्पर थ्योरी कहते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। नाम से ज़्यादा क्लियर रहता है कि रिपल्सन्स क्या होता है। रिपल्सन का मतलब होता है एक दूसरे कोई पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात होगी। किसकी बात है? वैलेंस शेल की बात होगी। वैलेंस शेल क्या होता था? ये आउटर मोस्ट शेल होता था किसी भी एटम्स के। आउटर मोस्ट या आउटर सेल कर लो, आउटर मोस्ट सेल कर लो, आउटर सेल ज़्यादा बेहतर है। आउटर सेल में होता था उसमें वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर होंगे उनके बीच में या डिफरेंट किसी और मॉलिक्यूल्स जो जिनको ओवरलैप्ड करते होंगे या जिनसे शेयर्ड करते होंगे उनके बीच का जो रिपल्सन क्रिएट होता है। रिपल्सन मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। पर्सन का नाम है सिडविक एंड पावेल। ये जो पर्सन है ये 1940s के समय में सिडविक और पावेल ने सबसे पहले प्रपोज किया था। तो जैसे इन 1940s सिडविक एंड पावेल proposed a simple theory based on the repulsive interaction of the electrons pairs in the valence shell of the electron। अब हम लोगों ने लिखा क्या नाम है? वेस्पर। हम लोगों ने कहा वेस्पर क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो अब देखो तो कि सिडविक और पावेल क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या ढूंढ निकाला। उन्होंने एक प्रपोज किया एक थियोरी को। क्या किया कि एटम्स के अंदर, एटम के जो वैलेंस सेल होंगे उनके अंदर क्या दिख रहा है उनको? इलेक्ट्रॉन के पेयर्स। और इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे तो ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे? रिपल्सन ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज, दूसरा भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज, तो सेम चार्ज रिपेयर इच अदर। और इन सब के बीच में जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होने से शेप एंड साइज में क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हम लोगों ने ड्रॉबैक पढ़ा था। ड्रॉबैक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक में, कि वो शेप एंड साइज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अब शेप और साइज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि एटम का जो शेप होगा वो किस तरह का होगा। ध्यान से याद करो, हम लोगों जो ऑक्टेट रूल था वो किस किस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नेल्स बोर जब KLMN सेल दे, सेल की बात हो रही है, ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब कभी भी हम इनके शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ऑक्टेट रूल पर काम नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। तो तुम अगर थोड़ा सा ऐसे एक जजमेंटल हो जाओ या जजमेंट दो तो देखोगे क्या कि नेल्स बोर जो है, नेल्स बोर जब क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे समझने के फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये समझ सकते हैं कि नेल्स बोर जब हमें क्या दे रहे हैं? KLMN सेल दे रहे हैं, तो हमारे सामने क्या आ रहा है? लेविस का डॉट स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है ना, और ये क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट था। तो एज ए तुम टाइम को मैच कर सकते हो और टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी समय चीज़ को देखोगे, जैसे ही हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम शेप एंड ज्योमेट्री की बात करें, और ज्योमेट्री जो होती है ऑब्वियसली वो 2D से लेकर 3D फिगर तक हो सकती है। और जब 3D की बात करोगे तो ऑब्वियसली तुम लेविस के डॉट स्ट्रक्चर या KLMN सेल में पार्टिकल नेचर की तो बात नहीं कर रहे हो। एटम के अंदर किसकी बात कर रहे हो? सेल की बात नहीं कर रहे हो। अब किसकी तो ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, यानी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल S ब्लॉक P ब्लॉक की बात। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पेयर होता था अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। तो वहाँ पे देखो तुम स्क्रूडिंजर को पढ़ रहे हो। स्क्रूडिंजर यानी स्क्रूडिंजर जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं, तो तुम किसके बारे में समझ रहे हो? शेप एंड ज्योमेट्री के। यानी जो जब साइंटिस्ट आए उन्हीं से अकॉर्डिंग एक नई थ्योरी को क्या किया गया? प्रपोज किया गया। तो यहाँ पे तुम सिडविक और पावेल को देख रहे हो 1940s के समय में है, तो किसकी बात कर रहे हैं?
ध्यान से देखो, इसमें क्या किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल में जो पड़ा कौन है, इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसका जो रिपल्सन हो रहा है, वो रिपल्सन के कारण वो किस तरह के शेप को, यानी किस तरह की ज्योमेट्री को दिखा रहा है, ज्योमेट्री का मीनिंग उनका शेप एंड साइज कैसा हो रहा है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना है क्या कि ये जो लाइन है, इसको लाइन को हम ध्यान से देखें तो इन्हीं में से वैलेंस सेल उठाया गया है ना, इलेक्ट्रॉन के पेयर को उठाया गया है, रिपल्सिंग क्रिएटिव थिंग्स को उठाया गया है, एंड देन इसी से हम लोगों ने ये वर्ड तैयार किया है एज ए क्या, वेस्पर तैयार किया है। तो वेस्पर कुछ खास नहीं है, बस हमको एक समझने का तरीका है कि वैलेंस सेल में जब इलेक्ट्रॉन का पेयर किस तरह से रिपल्सन करता है, किस तरह से रिपल्सन के कारण उनके कॉज क्या करता है, नए तरह के शेप एंड ज्योमेट्री देता है, इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, वेस्पर थ्योरी कहते हैं। तो सेडविक और पावेल ने इसको तो बता तो दिया, लेकिन इसको रिफाइन करने वाले साइंटिस्ट कुछ दूसरे थे। तो इसको लिखो ऐसे एज ये लाइन लिख कर, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक सेक्टर में फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसको ऐसे एज इट इज़, इसको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ तक एज इट इज़ यहाँ तक इसको क्रिएट करो, एंड देन इसके आगे लिखो फर्दर दिस theory was refined by Nylon and Gillespie। ठीक है, इन 1957 में इसको अच्छे से नाइलॉन और गिलेस्पी ने इसको डिस्क्राइब किया, और इस तरह से इसका नाम क्या दिया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स, है ना, रिपल्सन थियरी। अब इसको हम एज ए डिफिनीशंस की बात करो, किसकी तरह, वेस्पर की बात करते हैं। वेस्पर क्या है एक्चुअली, तो लिख सकते हैं ऐसे कि द बेसिक आइडिया ऑफ दिस थ्योरी कहने का मतलब वेस्पर, मतलब वेस्पर की बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की बात कर रहे हैं। तो इज दैट बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल अडॉप्ट द पार्टिकुलर अरेंजमेंट इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम विच कीप देम ऑन एन एवरेज अपार्ट एज पॉसिबल। मतलब कहने का सिंपल सा मीनिंग में कहने का मतलब क्या है, हम एक फिगर बनाते हैं, ये एक फिगर है जैसे BF3। तो BF3 का अगर हम फिगर बनाओगे तो इसको अकॉर्डिंग टू नेल्स वो ऑक्टेट की तरह सजाओ पहले। तो ये 7, इस पर कितना, ये तो अब समझ में आ रहा होगा, इसको इस तरह से। तो हम इसका फाइनल फिगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा ना, तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि ऐसे हम बना सकते हैं F, लेकिन ये एज इट इज़ इसको ऐसे देखो तो लग रहा है क्या कि ये इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसका कितना बनता होगा, 90 डिग्री बनता होगा। लेकिन ये एस ट्रू नहीं है। इसको अगर हमने देखा है तो कुछ ऐसा देखा है कि BF3 के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। यहाँ पे लग ऐसा, इसको एज इट इज़ हम समझ पाए तो यहाँ पे हमको कितना डिग्री का लग रहा है, 90 डिग्री का लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इसके बीच में कितना डिग्री का था, एंगल 120 डिग्री का। तो क्यों ऐसा क्यों है कि ये वो 190 डिग्री ना होकर, यानी हम जो ऐसे ड्रॉ करें सिंपल कॉपी पे पेन से, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहा यह जाता है कि ये जो पोजीशन है उसका 120 डिग्री, इसमें तुम ध्यान दो, सेंट्रल एटम जो है उसका तो तुमने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सेंट्रल एटम के तो तुमने क्या किया था, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, B, और इसका तो तुमने क्या यूज़ कर लिया, ऑलरेडी इसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑलरेडी शेयर्ड हो चुके हैं। लेकिन क्या ये F के पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं क्या इस F के लोन पेयर पूरी तरह से, लोन पेयर कहने का मतलब वो अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनको हम क्या कहते थे, लोन पेयर कहते थे। तो लोन पेयर हुए हैं क्या, तो नहीं, इसने तो एक लिया था, बाकी तो इसके पीछे ऑलरेडी ऐसे एज इट इज़ दिख रहे होंगे ना। तो अब तुम सोचो कि अगर ये किसी वजह से ये ऐसा फिगर हो जाए, ऐसे हो जाए, मान लो ये पास आ जाए, तो हो सकता है इसके एंगल कम जाए। इसकी जगह फिगर हम ऐसे ड्रॉ करना चाहें, जो हमें दिख रहा था यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाए, तो समझ सकते हो कि अगर ये फिगर पॉसिबल नहीं हुआ, ना ही ये फिगर पॉसिबल है, सिर्फ 120 वाला ही फिगर पॉसिबल बताया जाता है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, यानी रिजल्ट कैसे भी, एक्सपेरिमेंट से।
तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न हमें बताया गया क्या कि ये 120 डिग्री पर ही इसके जो रिपल्सन है, किनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन, ये इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है वो एट मिनिमम है। यानी इनके बीच में रिपल्सिंग फोर्स क्या लग रहा है, बहुत मिनिमम लग रहा है। मिनिमम मतलब बहुत कम लग रहा है। यानी कि जब मिनिमम लगेगा तो ये और ज़्यादा दूर तो एक दूसरे से नहीं जाएंगे, नहीं दूर, अगर एक दूसरे से नहीं ज़्यादा दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि हम ये कह सकते हैं कि ये अपने सबसे ज़्यादा मिनिमम एनर्जी वाले मिनिमम रिपल्सिव फोर्स पे पड़े। यानी कि यहाँ का इनका स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉन्क्रीट है, यानी ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो इस तरह से ये कहना, अब कोई कहे कि ये कैसे काम कर रहा है, तो ये 120 डिग्री पे आराम से ऐसे, और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको हम ट्राइगोनल प्लानर कहेंगे। इस तरह के फिगर को जो इस तरह 120 डिग्री पर इस तरह से ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम ट्राइगोनल प्लानर कहेंगे। प्लानर क्यों? इसलिए क्योंकि वो एक ही प्लेन में दिखेंगे, XY प्लेन पे। अभी हमने बात किया था 2D और 3D फिगर की बात, तो 2D जैसा प्रोग्राम यहाँ पे भी तुम देखो, यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट की गई है इसमें यही तो बताया गया कि सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से स्पेस में किसके अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड क्या होंगे, एक डिस्टेंस, एक डिस्टिंक्ट पोजीशन पर एक दूसरे से क्या होंगे, डिस्टेंस बनाकर खड़े रहेंगे। और इससे एक तरह से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और वही बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के इमेजिनरी लाइंस होंगे जिनसे शेप एंड साइज बनाएंगे, वही उनको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, जियोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर जितना ज़्यादा अगर समझ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज़ इस डेफिनेशन को लिखो। इसके बारे जो पार्टिकुलर मैंने अंडरलाइन किया लाइन, उसको अंडरलाइन कर लो, और फिर आगे एज इट इज़ बढ़ते चलो। देखो धीरे धीरे इससे और ज़्यादा ये क्लियर होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, इसके डेफिनेशंस को देख लिया कि सबसे पहले इसके ऊपर वर्क किसने किया था, सिडविक एंड पावेल ने काम किया था। देन ये किस तरह से ये बेसिक पे काम करता है, एंड देन बागे नाइलॉम और गिलेस्पीन में कैसे इन लोग को समझाया था हम लोग को। तो आगे इसके चलते हैं, अब एक एक करके इसके पॉस्टुलेशंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पॉस्टुलेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। पहला जो इसके अंदर हम लिखते हैं वो पॉस्टुलेशंस को लिख। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर, किसके ऊपर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उस समय जो जियोमेट्री होगी, यानी जैसा शेप बनेगा, जो जैसा वो दिखेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, शेप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे क्या कि ज्योमेट्री किसी की अगर एक डिफिनिट शेप साइज़ में है, तो तुम देखोगे उसका जो फाइनल फिगर होगा जिसको हम शेप कहेंगे, वो देखना और ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। तो अभी के समय हम ये समझते हैं, एज ए स्टार मार्कर के लिखो कि ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। कंडीशन क्या है, सिर्फ कि सेंट्रल एटम के ऊपर क्या होने चाहिए, लोन पेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम समझेंगे, तो इसको हम देखो इस तरह से कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देखो, हम लोग बना रहे हैं H2O का तुम अगर शेप बनाते थे तो याद करो यहाँ पे दो लोन पेयर बच जाते थे, ये एक लोन पेयर का बबल और ये एक लोन पेयर का बबल। ये लोन पेयर कहलाते थे, इनको क्या कहते थे, बॉन्ड पेयर। ये और ये क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर। ओके, बॉन्ड पेयर को स्मॉल b से दिखाओ, लोन पेयर का। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अगर इसका ये जो इसके बारे में अगर हमको लिखना पड़ा तो यहाँ देखो सेंट्रल एटम कौन है, ये मेरा सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है क्या, तो ऑब्वियसली सेंट्रल एटम के ऊपर क्या है, हैविंग लोन पेयर। और अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर, तब जाकर ये वाला रूल को क्या होगा, फुलफिल करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू होगी किसके, इसके शेप के ऊपर। ठीक है, और इसका एक्चुअल होता क्या है, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा यहाँ पे कहा जाता है क्या कि अभी इसकी ज्योमेट्री, ये जो वाटर है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बाद में देखेंगे कब कैसे क्यों होता है, लेकिन अभी के लिए तो इसकी वाटर की ज्योमेट्री क्या होगी, होती क्या है, इसको कहते हैं लीनियर। लेकिन इसका शेप क्या होता है, इसको कहते हैं बेंट। इसको शेप को क्या कहते हैं, बेंट होता है। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली इसका लीनियर, लेकिन ये के बाद में चल के क्या हो गया, बेंट हो गया। तो ज्योमेट्री जो होगा ये इसका इनिशियल फिगर होता है, फाइनल फिगर जो होता है वो क्या होता है, बेंट होता है। किसके लिए हम कह रहे हैं, तो H2O के लिए।
ठीक है। तो ये पहले वाले को तुम समझ सकते हो कि जब कभी भी मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, बिना लोन पेयर के होना चाहिए, तब जाकर उसकी जियोमेट्री और शेप दोनों अलग होगी, ठीक है। सेकेंड वाला लिखते हैं, जिस तरह से यहाँ सेकेंड वाला लिखें, सेकेंड वाला क्या लाइन कह रहे हैं, शेप ऑफ, वो समझते हैं क्या कह रहा है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम के ऊपर, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी के ऊपर से उसका शेप डिफाइंड होता है, ओके। तो इसका एग्जांपल के तौर पे हम इसको लेते हैं CH4 को, CH जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे वो शेयर्ड हो गए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से ये क्या हो गया, CH4 हो गया। तो कोई अगर हमसे पूछेगा कि इसके अंदर बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का, तो कितना होता था, 4। अगर कोई ऐसे सेकंड एग्जांपल एक और ले, कोई ऐसे बोले हम लेते हैं किसी और को लेते हैं, NH3 को ले लेते हैं। अब कोई पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, किसकी बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया, देखो 3 तो पॉइंट यहाँ है और 2 इसके यहाँ, 5। तो मेरी बात समझे, तो जो शेप जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता है, किसके, सेंट्रल एटम के, ओके। नेक्स्ट वन इज थर्ड इज दैट, देन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपेल वन अनदर ड्यू टू सेम चार्ज। अब ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक से ज़्यादा पेयर होगा तो ऑब्वियसली कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सेम चार्जेस होंगे आपस में, तो रिपेल ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी बात है नहीं। इसका एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं BF3 को, यहाँ पे हम BF3 बनाएं। अभी हमने बोला था कि इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का। किसी ने कहा कि नहीं भैया हम इसको ऐसे बनाएंगे, जिसमें कितना डिग्री हम दिखाएं, 90 डिग्री दिखाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री पर और ये शेप हमें नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गए होंगे, बहुत कम हो गए होंगे, जिससे एक दूसरे से क्या हो गए, रिपेल हो गए होंगे, फिर इधर भी रिपेल हो गए होंगे। तो सबसे बेहतर इनका जो स्ट्रक्चर है वो कितना डिग्री पर बनता है, 120 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सम एट मिनिमम होता है। तो तुम यहाँ पे एरो दे के लगा लेना कि इस डिग्री पे रिपल्सन ऑफ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एट सर्टेन डिस्टेंस टू मिनिमाइज रिपल्सन, यही ऊपर वाली लाइन को ही मैंने रिपीट किया इसको, कि सर्टेन डिस्टेंस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्या करने के लिए, तो वहाँ पे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं। अब ये मल्टीपल बॉन्ड कैसे है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं CO2 के लिए और BeCl2 के लिए। CO2 का अगर स्ट्रक्चर बना हुआ तो C सेंटर में 2 बॉन्ड इससे बनते थे, 2 बॉन्ड है, तो इस सेंट्रल एटम पे कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर बचा क्या, नहीं, इसके सारे शेयर्ड हो गए, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर नो लोन पेयर, इसके ऊपर लोन पेयर कोई नहीं बचा। अब जब लोन पेयर नहीं बचा तो इसको, अब लेकिन है तो इसके अंदर तो डबल बॉन्ड हो रहा है, तब भी इस डबल बॉन्ड को भी हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व्ड एज सिंगल सुपर पेयर। क्या मानेंगे, मान कर चलेंगे कि ये दोनों दो लाइंस यानी कि 2 डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है। और सिंगल बॉन्ड सोच कर ही हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे कि लोन पेयर है क्या, नहीं। जब लोन पेयर नहीं है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, वो इज इक्वल टू क्या होगी,
इसके शेप के इक्वल होगी। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, BCl2B में भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ Cl और यहाँ Cl। अब यहाँ भी देखो यहाँ कितना है 180 डिग्री है। अब ये सिंगल बॉन्ड है तब भी देखो 180 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी ये डबल बॉन्ड था तभी 180 डिग्री बन रहा था। इस डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी इसको हम लोगों ने क्या सिंगल कंसीडर किया, सिंगल बॉन्ड, और इसका एक नया नाम क्या दिया था, सिंगल सुपर पेयर। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो ऑटोमेटिकली है ही, तो यहाँ पे भी इसका भी शेप का नाम, इसका भी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसको कहेंगे लीनियर। इसकी भी ज्योमेट्री होगी तो क्या होगा, लीनियर। और दोनों के ऊपर क्या है, लोन पेयर, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री, दोनों की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर, और दोनों का शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। सो ये कुछ ऐसे लाइंस है। ओके, एक नोट जैसी जो बातें हैं वो हम ऐसे समझ सकते हैं। एक होता है रिपल्सन ऑर्डर, इसको समझते हैं पहले। नोट, रिपल्शन ऑर्डर, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में क्रिएट होता है, तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। अगर दो लोन पेयर हैं आपस में तो सबसे ज़्यादा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी बहुत डिस्टेंस हो जाएगा उनके बीच में, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। सेकंड इनसे थोड़ा कम किन के में होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ओके, तो ये एक ऑर्डर है, इसको हम अच्छे से याद करें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इस पे समझे। जैसे यहाँ देखो एक पेयर यहाँ बना है, एक पेयर यहाँ। अब सोचिए देखो यहाँ लोन पेयर कितने हैं, दो लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, दो बॉन्ड पेयर है। तो तुम देखो सबसे पहले अब इसमें कौन सा कॉज करेगा, लोन पेयर रिपल्सन दिखेगा या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन दिखेगा, ऑब्वियसली लोन पेयर। ये लोन पेयर एक पेयर हुआ और ये एक पेयर हुआ। ओके, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। अब जैसे ही ये दूर जाएगा तो ये किसके करीब आएगा, बॉन्ड पेयर के करीब आएगा, और ये भी जब दूर भागेगा तो किसके करीब आएगा, बॉन्ड पेयर के बाद होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखेगा, लोन पेयर रिपल्सन, देन उसके बाद क्या दिखेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ओके, अब इस तरह से दिखने के कारण क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसके देखेंगे क्या कि इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री कैसी बन रही होगी। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या बनी थी, लीनियर बनी थी। जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होता है, जो 180 डिग्री का एंगल बनता है, उसको हम ऐसे, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। लेकिन क्या इसका शेप, क्या शेप भी क्या लीनियर होगा, क्या नहीं, लीनियर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हैविंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर जब है तो उसका ज्योमेट्री और शेप तो सिमिलर हो ही नहीं सकता। अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली कैसे फिगर दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके 180 डिग्री जो एंगल है वो भी कम होकर, बहुत कम होकर इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, कम हो जाएंगे, यहाँ 180 डिग्री से कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये लोन पेयर के बबल एज इट इज़ हमें क्या होंगे, दिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये लोन पेयर का बबल है, इसके कारण, यानी लोन पेयर रिपल्सन के कारण इनका शेप 180 डिग्री से इतना कम गया। ठीक है, और ये लीनियर से क्या बन गया, अब देखो इनके स्ट्रक्चर को, इसका स्ट्रक्चर बेंट कहलाता है, स्ट्रक्चर का नाम बेंट या वी शेप्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वी शेप्ड। ये वी शेप के, वी विक्ट्री वाला जो साइन है उसकी तरह से ये दिखने लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये विक्ट्री का साइन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो हम समझ पाएंगे। ठीक है, कर ऑटोमेटिकली बिना शेप खींचे हुए, बिना शेप स्ट्रक्चर डालने हुए कैसे पता करोगे कि एक्चुअली में इसके ज्योमेट्री कैसी दिखेगी या इसके शेप्स किस तरह से होंगे। तो इनके लिए हम समझते हैं क्या है, एक लाइन याद करेंगे कि जब कभी भी जियोमेट्री चेक करना हो, क्या लिखते हैं, टू चेक ज्योमेट्री, टू चेक जियोमेट्री, हमें क्या पता का ध्यान रखना होगा कि ये डिपेंड करेगा लोन पेयर, टोटल लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स। मेरी बात समझे, चेक ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ओके, इसके ऊपर।
अगर तुम्हें पता करना है टू चेक शेप, अगर हमें शेप को ध्यान देना है तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन, ओनली काउंट बॉन्ड पेयर। ये ध्यान रखना है, तो बिल्कुल मस्ट है, इसको अच्छे से याद कर जाओ। कि अगर हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि ज्योमेट्री अगर हमको पता करनी है किसी की, तो हमें टोटल क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ही काउंट करना होगा और देखना पड़ेगा। और शेप चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा, ओनली लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो पहले हम इसको क्या करो, अच्छे से इसके जो 4 लाइंस मैंने वेस्पर के बताए हैं इसको अच्छे से डिनोट करो, इसको अच्छे से सोचो, एंड देन इसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कितने तरह के शेप्स होते हैं, कितने तरह के उसके जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री और शेप्स कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर नहीं रहेंगे तब उनकी ज्योमेट्री किस किस आधार पे बनेंगे, किस किस टाइप्स के होंगे, और जब उनके पास लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये वाले वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, सीखो। ठीक है, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।